नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। सो गाइस, आज के जो वीडियो है वो 12th क्लास हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंटें मन के तथास्तिया उसको समझने वाले हैं। गाइस, इस चैप्टर पे ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गाइस, आज मैं 4th पार्ट की जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें कुल मिला के हम जो टॉपिक समझने वाले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हड़प्पाई मोहरे लिपि तथा बाट की विशेषता, जो कि एनसीईआरटी का 7वां टॉपिक है। उसके बाद एनसीईआरटी का जो 8वां टॉपिक है वो है प्राचीन सत्ता, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या हड़प्पाई समाज में, हड़प्पाई सभ्यता में क्या कोई राजाओं का राज था। उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के अंत के प्रमुख कारण क्या है। तो ये 3 टॉपिक कुल मिला के हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि हड़प्पाई मोहरों की क्या विशेषता होती थी। इसकी 2 विशेषताएं प्रमुख। सबसे पहली विशेषता यह है कि हड़प्पाई मोहरें जो थी वो सिलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सिलखरी नामक पत्थर बहुत ही मुलायम पत्थर होता था जिसपे आसानी से काम किया जा सकता था। दूसरा पॉइंट यह है कि हड़प्पाई मोहरों का उपयोग लंबी यात्रा के जो व्यापार थे ना उसको सुविधाजनक बनाने के लिए हड़प्पाई मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा वासियों को अपने सामान का एक पोटली किसी एक शहर से दूसरे शहर में भेजना है, तो क्या करते थे, पोटली के मुंह को रस्सी से बांधकर उसके ऊपर हम जिसको मोहर या फिर स्टैम्प कह सकते हैं, स्टैम्प लगा देते थे, ताकि दूसरी जगह पे अगर सामान की पोटली को भेजा जाए, अगर उस मोहर जो लगाया गया है उसके निशान में जरा सा भी बदलाव आ जाता है तो ये पता लगा लेंगे कि उस पोटली के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई है और सामान की घपलेबाजी की गई है। तो इस तरीके से हड़प्पाई मोहरों का प्रयोग व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, हड़प्पाई लिपि की सबसे पहली विशेषता यह है कि हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि माना जाता है। रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, कोई भी इतिहासकार इसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं चिन्हों की संख्या। देखिए दोस्तों, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से लेकर 400 के बीच में पाई गई है। इसके अलावा खुदाई के दौरान जो हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है, उस सबसे लंबे अभिलेख में जो चिन्हों की संख्या थी वो 26 थी। लेकिन अगर हम हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या की बात करेंगे तो 375 से लेकर 400 के बीच में थी। इसके अलावा हड़प्पाई लिपि को एक चित्रमय लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसमें वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, हर एक चीज को चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती थी, इसीलिए हड़प्पाई लिपि को एक चित्रमय लिपि कहा जाता है। लास्ट पॉइंट बताएंगे कि ये लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब जैसे हम देवनागरी लिपि की हम बात करें जिसका इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं, तो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं तरफ से स्टार्ट होता है और दाएं तरफ खत्म किया जाता है। लेकिन जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाईं ओर से शुरू की जाती थी और बाईं ओर खत्म की जाती थी। तो जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती। गाइस, अब हम बात करते हैं हड़प्पाई बाट की क्या विशेषताएं थी। देखिए दोस्तों, बाट जो है वो चीजों को तोलने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हड़प्पाई बाटों का जो निर्माण हुआ था वो चट नामक पत्थर से हुआ था। और हड़प्पाई बाट के आकार की बात करें तो जो हड़प्पाई बाट जो थे वो घनाकार हुआ करते थे और इस पे किसी भी प्रकार का निशान की बात नहीं की गई है कि निशान के साक्ष्य इस पे नहीं मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें हड़प्पाई बाट का जो निचला भाग था वो द्विआधारित था। द्विआधारित मतलब जिसपे 2 के से कटने वाली संख्याएं लिखी हुई थी, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी संख्या लिखी हुई थी। और जो ऊपरी भाग था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। दशमलव प्रणाली यानी कि 10, 100, फिर 1000, फिर 10,000, इसको दशमलव प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बाट भी मिले हैं साक्ष्य के रूप में, तराजू भी मिले हैं और छोटे छोटे बाटों का इस्तेमाल आभूषण वगैरह को तौलने के लिए या फिर कीमती वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। गाइस, अब हम अगला टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक नंबर है 8 एनसीईआरटी का प्राचीन सत्ता। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि क्या हड़प्पाई समाज में, हड़प्पाई सभ्यता में कोई राजा का राज था, क्या वहां पे किसी शासक ने शासन किया था। तो देखिए दोस्तों, इस पे हम सबसे पहले 2 साक्ष्य की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इतिहासकारों ने अपने क्या क्या अलग अलग विचार दिए हैं। देखिए दोस्तों, 2 ऐसे हमारे पास साक्ष्य है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, वहां पे कोई राजा रहा होगा जिसने वहां पे शासन किया होगा। सबसे पहला साक्ष्य हमें मिला है वो है एक पत्थर की मूर्ति। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको इतिहासकारों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। और इसके अलावा एक महल का भी साक्ष्य मिला है जिसको इतिहासकारों ने प्रसाद की संज्ञा दी है। प्रसाद मतलब संस्कृत में महल को प्रसाद कहा जाता है। इसके अलावा और कोई हमारे पास साक्ष्य है ही नहीं जिसके आधार पर हम कह सके कि हाँ, सही मायने में हड़प्पाई समाज में, हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा का राज रहा होगा। अब इस मुद्दे पे क्या हुआ, इतिहासकारों ने क्या किए, अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यार हड़प्पा समाज में या हड़प्पाई सभ्यता में कोई भी शासक था ही नहीं और सभी की सामाजिक स्थिति एक समान थी।
इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ पे कई शासक थे, मतलब कि अनेक शासक थे, अलग अलग इलाके के अलग अलग शासक थे। जैसे कि हड़प्पा का अलग शासक था, मोहनजोदड़ो का अलग था, चनहौदरो का अलग था, मतलब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा हुआ करते थे। उसके बाद कुछ और इतिहासकारों यानी कि तीसरे इतिहासकारों की अगर हम विचार की बात करें तो उनका कहना यह था कि वहाँ पे सिर्फ एक राजा, और एक राजा को बहुत ज़्यादा सही मानते हैं क्योंकि उनका मानना यह था कि पूरे सभ्यता से खुदाई के दौरान एक जैसी ईंटें मिली है। पूरी सभ्यता में जो नालियों का निर्माण था वो बिल्कुल नियोजित ढंग से किया गया था। नालियां एक दूसरे को ग्रिड पद्धति में काटती थी, समकोण पे काटती थी। तो कहीं ना कहीं एक राजा पूरे सभ्यता का रहा होगा, जब भी तो ऐसी एक जैसी नगर नियोजन की पद्धति अपनाई थी। अगर अलग अलग राजा रहा होगा तो हो सकता है भाई नगर नियोजन की पद्धति भी अलग अलग तरीके से अपनाए, नगरों का विकास अलग तरीके से करे। तो जो तीसरे इतिहासकारों के जो विचार है वो मतलब एक शासक वाले जो इतिहासकारों के जो विचार है वो कई हद तक सही सिद्ध होता है। गाइस, अब हम समझते हैं कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 9 है। अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर समय काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय काल निर्धारित किया गया है। मतलब कि 1900 ईसा पूर्व आते आते तक क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। अब अंत के पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि जो भवन निर्माण करने की जो तकनीक थी वो खत्म हो गई थी, बाढ़ निर्माण करने की तकनीक या फिर मोहरे निर्माण करने की जो तकनीक थी वो खत्म हो गई, जिससे क्या था कि अब व्यापार नहीं हो सकता था, लोगों का लेन देन नहीं हो सकता था, बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अलावा बाढ़ आया, भूकंप, आंधी, तूफान। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भाई जो नदियाँ थी, नदियों ने भी क्या कर लिया, मार्ग बदल लिया या फिर नदियाँ सूख गई, वनों की बहुत ज़्यादा कटाई की गई। इन सभी कारणों से क्या हुआ, 1900 ईसा पूर्व आते आते तक हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरीके से विनाश हो गया और हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में जो टॉपिक समझाया गया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर पे एक और वीडियो बनाने वाला हूं, तो आगे के जो टॉपिक है उसको उसी वीडियो में समझाऊंगा। और जब टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 50 MCQ क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो यार जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि उन 50 MCQ क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सको, उनको समझ सको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।